नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और अब वक्त हो चला है आज 4 बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का, जिन पर हमारी नजर बनी रही। अगर आप अपडेट नहीं है तो अब समय आ गया है इन 4 बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। तो साफ तौर पर आज 4 बड़ी के 4 की बड़ी खबरों में कौन सी बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, इन सब पर आपको जानकारी देते हैं। दिन भर के 4 बड़ी खबरों को लेकर आज के कार्यक्रम में क्या रहने वाला है, इसको सबसे पहले आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सरोकार को लेकर सरकार की क्या कुछ पहल है। पहली खबर है, एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई, जहां कब लागू होगा एक देश एक चुनाव। पहले ये 4 खिड़कियों में तस्वीरें देख रहे हैं, जिन खबरों पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो चुनाव को लेकर बनाई गई उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। 18,000 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद 100 दिन के अंदर निकाय चुनाव भी करा लिए जाएं। तो वहीं आगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन अब बात दूसरी खबर की कर लेते हैं, जो चुनाव आयोग से निकल कर आ रही है। जो पद खाली हुआ था उसे भरने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया और सर्च कमेटी ने दोनों पदों के लिए 5 नामों को शॉर्टलिस्ट किया है और इसी की सिफारिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय चयन कमेटी को भेजा है। साथ ही आज पीएम के नेतृत्व में चयन कमेटी इन नामों पर विचार करने के बाद नामों का अनाउंसमेंट पर फैसला भी ले चुकी है। बात करें तीसरी खबर की, तो सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठा दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि इससे देश में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। सीएम केजरीवाल द्वारा सीएए पर सवाल उठाए जाने के विरोध में आज पाकिस्तानी शरणार्थियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, तीसरी खिड़की में साफ तौर पर सीएए पर टकरार, केजरीवाल पर सवाल। तो आज की अंतिम और चौथी खबर जिस पर हमारी नजर होगी वो है पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 8 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। संगरूर सीट से मंत्री गीत हायर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संगरूर से ही आपके सांसद रह चुके हैं। पार्टी ने 5 मंत्रियों पर दाव लगाया और इन चारों खबरों पर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और विस्तार से खबर की इनसाइड स्टोरी पर बातचीत भी करेंगे और आपको हर उस खबर से अपडेट करेंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली खबर की, जो आज 4 की इन खबरों में सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। तो बात पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति की, जहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें रिपोर्ट सौंप दी गई है। 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट के साथ घोर या कह लें कि बेहतर चर्चा की, सार्थक चर्चा की और इसके बाद इस रिपोर्ट को जमा किया है। प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के एकल यानी साझा मतदाता सूची तैयार करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि अभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है, वहीं स्थानीय नगर निकाय और पंचायत चुनावों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में मतदाता सूची जारी होती है। तो इस रिपोर्ट के पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में बताया गया है। दूसरे चरण में नगर पालिकाएं और पंचायतों को लोकसभा विधानसभा के साथ इस तरह जोड़ने के लिए कहा गया है कि निकायों के चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के 100 दिन के भीतर अंदर ही करा लिया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक देश एक चुनाव जिसको लेकर लगातार बातचीत चल रही थी, आज रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा लिए जाएं। कैसे देख पा रहे हैं इसको, क्या संभव है वाकई अभी इस वक्त? बिल्कुल, बेशक। देखिए, लगातार जिस तरह से जब कमेटी बनाई गई थी तो तभी कहा गया था कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की जाए। एक कमेटी जो गठित की गई थी जिसमें अध्यक्षता रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कमेटी में थे। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद इस कमेटी में थे। तो तमाम कई बड़े नेता और बड़े अधिकारी इस कमेटी में थे। करीबन 9 लोगों की कमेटी थी। इन तमाम कमेटी के मेंबर्स ने लगातार बैठक की है, तमाम वर्गों से बात की है। बात करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट कहीं ना कहीं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है।
इस रिपोर्ट में अगर देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि पूरा देश एक देश एक चुनाव कहने की बात कही लेकिन जाए तो पंकज, जो कि मैं ये सोच लोकसभा रहा हूँ, चुनाव हो, क्योंकि विधानसभा अमेरिका को आप चुनाव, नगर देखिए या निकाय बाकी चुनाव देशों को एक देखिए साथ तो होगी, वहां लेकिन ये पॉसिबल भी है, लेकिन भारत में ये पूरा ढांचा पॉसिबल कैसे हो पाएगा? क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनावों के लिए अलग सूची तैयार होती है, लोकसभा के लिए अलग सूची तैयारी होती है, और ऐसे में इस देश में ये पूरा लगा पाना, यहाँ तक की स्थिति तो ये हो जाती है कई बार कि जो चुनाव हो रहे हैं उसी पर ईवीएम पर सवाल उठ जाते हैं। तो ऐसे में एक साथ चुनाव करवाना कहीं ना कहीं पॉसिबल आपको लगता है कि हो पाएगा? बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उस रिपोर्ट में सिलसिलेवार जो रिपोर्ट बनाई उसमें महत्वपूर्ण जो बात कही है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि किस तरह से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव साथ में करवाने हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए परिसीमन होना है। वो परिसीमन कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीटें बढ़नी है, ये तय माना जा रहा है। विधानसभा जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी विधानसभा के सीट से अलग अलग राज्यों के हिसाब से वो भी बढ़नी है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है, उस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। और देखिए ये माना जा रहा है कि 2027 तक परिसमन पूरा कर लिया जाएगा और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया जाएगा। उसमें क्या क्या ड्रॉबैक होंगे, क्या फायदे होंगे, तमाम चीजें उस रिपोर्ट पे तैयार कर दी। जब रिपोर्ट पब्लिक और सार्वजनिक होगा तब जाके तमाम चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन ये तय है कि 2029 की तैयारी है भारत सरकार की कि जल्द से जल्द इस खाके को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया जाए। मैं इसमें इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं पढ़ भी रहा था पंकज, तो मैंने एक चीज देखी कि जो 6 पार्टियां हैं उसमें से बीजेपी को छोड़ दीजिए और पीपीपी को छोड़ दीजिए जो कमराट संगमा की है, उसके अलावा सभी पार्टियों ने, नेशनल पार्टी ने भी इसका अपोज किया है, आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल है, बीएसपी भी शामिल है, ये तमाम वो पार्टियां हैं जिन्होंने अपोज कर दिया। 47 के आसपास का आंकड़ा है। 47 पार्टियों से इसमें सुझाव लिया गया था कि वो इसके फेवर में है कि नहीं, जिसमें से 32 ने इसमें मना ही कर दिया। तो ऐसे में जब नेशनल पार्टियां मना कर रही हैं तो कैसे ये संभव हो पाएगा? देखिए अगर आप देखेंगे अंकित तो सीए को लेकर भी कई पार्टियां नामंजूर थी, लेकिन सीए लागू हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कई पार्टियां उसको मना करते जा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन समस्या उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को होगी जिनके पास पूरा कैडर नहीं है चुनाव लड़ने को लेकर। अगर विधानसभा चुनाव किस राज्य में हो रहा है और उसी राज्य में लोकसभा चुनाव भी होने, तो पार्टी दोनों चीजें कैसे मैनेज करेगी और पूरे देश भर में एक साथ मैनेज करना, वो कहने के तमाम नेशनल पार्टीज को गवारा नहीं है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का अपोज करते नजर आ रहे हैं। खैर रिपोर्ट पे तमाम चीजें हैं कि क्यों उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का अपोज है और क्यों भारतीय जनता पार्टी चाहती है या इसके अलावा और भी जो पार्टीज चाहती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, उसका क्या वजह है, उसके बारे में विस्तार से उस रिपोर्ट में है। उस रिपोर्ट का जब सार्वजनिक होगा तो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो पार्टियां अपोज करी उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ठीक है पंकज, आप बने रहिए। 47 पार्टियों से सवाल पूछा गया था कि उनका सुझाव लिया गया था, जिसमें से 32 पार्टियों ने हामी भरी है, 16 पार्टियों ने मना कर दिया, जिसमें से नेशनल पार्टी भी इस देश की है जिन्होंने वन नेशन और वन चुनाव को एक तरीके से अपोज कर दिया है। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर आपसे अवगत कराते हैं आपको। चुनाव आयोग के 2 नए चुनाव आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की बैठक हुई और इसके बाद नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संघू के नाम पर मोहर सहमति बनी है। सुखबीर उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एनएचएआई के चेयरमैन रह चुके हैं। उधर ज्ञानेश कुमार 1988 के बैच के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं और गृह मंत्रालय में तैनात भी रह चुके हैं। तो धारा 370 पर फैसले के वक्त गृह मंत्रालय में ये तैनात थे। सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। हालांकि अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने नियुक्ति प्रक्रिया पर ही नाराजगी जताई है, सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले 6 नाम मेरे पास आते हैं और उससे पहले उनके पास 100 से ज्यादा नामों की सूची एक दिन पहले दी जाती है। मुझे सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार, उत्पाल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंद्रवीर पांडे, गंगाधर राहत के नाम सौंपे गए थे। मैंने कहा कि इनकी ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मेरे लिए असंभव है कुछ ही समय में, एक दिन के अंदर में या यूं कह ले कुछ घंटों में।
तो ये साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता सदन भी हैं और इन सब के बीच अब बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, और ऐसे में अधीर रंजन चौधरी का बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब जरा बयान सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मंत्री अमित शाह जी, मैं और जो सर्च कमेटी लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में हुई थी। मैंने पहले ही ये मीटिंग में शामिल होने की पहले ही मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से, जब उन्होंने ये संदेश भेजे कि चयन की मीटिंग होगी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, तो मैंने पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, छोटे सूची बनते हैं। पंकज, आज साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं, और साफ तौर पर वो खड़ा कर रहे हैं सवाल, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरी प्रक्रिया, जिसमें पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई भी हुआ करते थे, ऐसे में सरकार का पक्ष तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है, जहां पर एक प्रधानमंत्री खुद हो गए, दूसरे नेता विपक्ष हो गया और तीसरा गृह मंत्री हो गया, तो यानी ऑटोमेटिकली सब कुछ उन्हीं के फेवर में जाएगा, बहुमत उन्हीं के पास है, तो अपनी मर्जी से किसी को भी बना दें। बिल्कुल बेशक, देखिए इस बात का अपोज पहले से कांग्रेस करते नजर आ रही है और उस मामले को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में है, उसकी सुनवाई कल होनी है। तो कहीं ना कहीं इस बात का अपोज लगातार विपक्ष करता नजर आया है कि कैसे कोई कमेटी जिसमें सरकार के 2 नुमाइंदे और विपक्ष के 1 नुमाइंदा है, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा जो फैसला है वो सरकार के फेवर में ही जाएगा और सरकार ही तय करेगी कि किसको किस में नियुक्त करना है, किसको आयुक्त बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो ऐसे में ये समस्या जरूर होगी और वो हुआ भी। और देखिए, जब कमेटी का बुलावा जब अधीर रंजन चौधरी को आया, वो गए, उनको लिस्ट दी गई थी, उसके बाद फिर चर्चा, और वहाँ पे जिन नामों को लेकर वो चाहते थे वो नाम तय नहीं हुआ और उसके बाद नाराजगी बाहर निकल कर आती है और उसके बाद फाइनली 2 नाम पर मुहर लगती है। और कहीं ना कहीं लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी थी कि कौन इस बार चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त होंगे, तो कहीं ना कहीं 2 नाम जो MS संधू और ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब जो नियुक्ति के बाद अब बहुत जल्द उसका जो लेटर है, ज्वाइनिंग ऑफ लेटर या कहा जाए कि अपॉइंटमेंट लेटर जो है दोनों आयुक्त का, वो जल्द ही आज सामने आ जाएगा और उसके बाद माना जा रहा है कल या परसों चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी देने के लिए। अब अगली खबर की तरफ दर्शकों को लिए चलते हैं। देश में CAA लागू होने के बाद कई सियासी दल विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन एक्ट यानी CAA के नियमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद यह कानून देश भर में लागू हो गया है। CAA लागू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। साथ ही कहा है उन्होंने कि इससे देश में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। सीएम केजरीवाल द्वारा CAA पर सवाल उठाए जाने के विरोध में आज पाकिस्तानी शरणार्थियों ने सीएम आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। और इधर CAA पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री ने अपने बयान में मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। उनसे पूछिए कि जब हम अपने ही लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं, तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को रोजगार और आवास कैसे देंगे। और भी केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनवाते हैं आपको। मैंने उनका बयान सुना, माननीय गृह मंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे, उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं। जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप
पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था। उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो? वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था। बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, आयुषी के पास लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। आयुषी, 2014 से पहले की ही बात हो रही है कि 2014 से पहले के जो शरणार्थी हैं या जो वहां से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आए हैं उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। तो केजरीवाल ऐसा क्यों कह रहे हैं कि और भी लोगों को नागरिकता मिलने के इसकी तरफ बढ़ जाएगा देश? जबकि ऐसे आंकड़े जो मेरे सामने मुझे याद आता है कि वो 33,000 के आसपास के आंकड़े हैं जो लोग शरणार्थी होकर के बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए। देखिए, साफ तौर पे अंकित, जिस तरीके से संशोधन अधिनियम जो केंद्र सरकार लागू कर रही है, ये देश के लिए खतरा है। उनका साफ कहना है कि अभी भी हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ज्यादा है। अभी भी कई लोगों को पक्के छत नहीं मिले हैं, कई लोगों तक अभी सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंची। और ऐसे में अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को इस देश में नागरिकता देते हैं तो उसके बाद उन्हें नौकरियां कौन देगा, उन्हें घर कौन दिलाएगा, उनको बाकी जो सुविधाएं जो सरकार अभी तक 140 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है वो उन तक कैसे पहुंचाई जाएगी? ऐसे कई सवाल वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से कई और ऐसी आपत्तिजनक शब्द का भी प्रयोग किया कि अगर अल्पसंख्यक और पाकिस्तानी हिंदू अगर देश में आते हैं और अगर वो आपके घर के सामने झुग्गियां लगाएंगे तो आप को कैसा महसूस होगा। उसके अलावा उन्होंने और भी कई तरह के सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि पाकिस्तानी हिंदू अगर भारत में आते हैं और कल होके वो चोरी, बलात्कार और कई ऐसी अपराध करते हैं तो फिर उनसे हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो उन्होंने देश के लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ कहना है कि सीएए कानून जहां एक तरफ केंद्र सरकार ये लाकर उन शरणार्थियों को कहीं ना कहीं नागरिकता देना चाहती है, तो वहीं इस देश के लिए, देश में देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश के पास जो सुविधाएं हैं वो देश के लोगों को अभी तक ठीक से नहीं मिल पाई है। तो हम बाकी शरणार्थियों को अगर उसमें शामिल करते हैं तो वो हमारा हक छीन जाएगा। और साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश के लोग टैक्स भरते हैं ताकि उन तक सरकार सुविधाएं पहुंचा सके, लेकिन हम अपने टैक्स का पैसा पाकिस्तानियों को कैसे दे सकते हैं? अपने टैक्स के पैसे जिससे सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो हम किसी और से कैसे बांट सकते हैं? तो बिल्कुल सीएए को लेके लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि ये वो हिंदू हैं, ये वो सिख हैं जो दूसरे देशों में जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों में इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ये खुलकर अपनी मजहब को नहीं स्वीकार पाते हैं। अगर आज वो हिंदुस्तान आते हैं, वो हिंदू हैं, तो उन्हें हिंदुस्तान स्वीकारेगा। लेकिन इसको लेकर अब बात उठ गई है। विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि आप स्वीकार तो रहे हैं लेकिन आप जो सुविधाएं, जो संसाधन जो हम अपने टैक्स से बनाते हैं वो आप बांट रहे हैं और ये कैसे जायज है? और कहीं ना कहीं उन्होंने इसको खतरा बताया है, सुरक्षा को लेकर चूक बताया है। साफ कहा है कि इससे कहीं ना कहीं देश के लोग असुरक्षित महसूस करेंगे। पाकिस्तानी अगर हमारी धरती पर आते हैं, हमारे आसपास रहते हैं तो हम कितने असुरक्षित हैं, इसका एहसास दिलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ठीक है आयुषी, आप लगातार बने रहिए। तो शरणार्थियों पर पूरी तरीके से सियासत जारी है। अगली खबर की तरफ और आखिरी खबर की तरफ लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में
पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट में जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनमें पंजाब के मौजूदा विधायक और मंत्री शामिल हैं। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में बिना INDIA गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रही है। पंजाब के जिन मंत्रियों को आपने लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है उनमें अमृतसर से मौजूदा मंत्री कुलदीप सिंह, धालीवाल, खंडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर, भटिंडा से गुरमीत सिंह खुड़िया, तो संगरूर से गुरमीत सिंह मीट हेयर से, पटियाला से तो डॉक्टर बलबीर सिंह और साथी। तो ये नाम बता रहे हैं हम आपको जिनको उतारा गया है। बता दें आपको कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से 1 सीट जीती थी, तब संगरूर से भगवंत मान ने ये जीत हासिल की थी। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद भगवंत मान सूबे के मुख्यमंत्री बन गए थे। आयुषी, लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में कांग्रेस से अलग या यूं कह ले INDIA गठबंधन से अलग अपनी राह को अपना रही है। किसी जगह पर साथी, किसी जगह पर बैर। कैसे चलेगा ये गठबंधन का पूरा खेल? अंकित, देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ अरविंद केजरीवाल हैं और पंजाब छोड़ के दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात, इन तमाम जगहों पे इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने शीट शेयरिंग की है कांग्रेस के साथ। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ये सहमति थी कि दोनों अकेले अकेले मैदान में चुनाव लड़े और अपने अपने उम्मीदवार उतारे, जिसको लेकर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने अपने उतार दिए हैं। और ये जो 8 चेहरे हैं ये सब पंजाब के जाने माने चेहरे हैं। ये पहले से ही पंजाब सरकार में 8 नामों में से 5 नाम ऐसे हैं जो पहले से ही पंजाब सरकार में मंत्री हैं। उनमें से 1 नाम ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा विधायक माफ कीजिएगा लोकसभा सांसद रह चुके हैं। उसके अलावा देखा जाए तो रिंकू सिंह की मैं बात कर रही हूँ जो लोकसभा सांसद पिछली बार भी थे, उनको फिर से टिकट दिया गया है। बाकी 5 चेहरे पंजाब सरकार में मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ पंजाब में उतरी है और अभी 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी 13 के 13 लोकसभा सीटों के जीतने का दावा कर रही है और उसको लेकर 11 मार्च को उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन भी लॉन्च कर दिया पंजाब में और अब जाकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। तो साफ तौर पे दिख सकता है अंकित कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, दोनों जगह जनता के बीच जा रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, भगवत मान के काम को गिनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पंजाब को लेकर काफी ज्यादा अस्वस्थ नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि पंजाब में कहीं ना कहीं जो पंजाब में जो कांग्रेस कैंडिडेट उतारेगी वो भी उतनी मजबूती के साथ उतारेगी। ठीक है आयुषी, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं नेताओं का लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी यानी पूरी कमर कस के कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ उनके दल हैं जो आपस में कहीं तो मैच हो जाते हैं और कहीं डिसमैच हो जाते हैं। तो इनमें अभी जनता किसको वोट देती है और किसके सर पर सेहरा सजाती है, दिखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज।